इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसों को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत ही फेमस किताब है ये। हमारे पास इस किताब की एक विस्तृत समीक्षा है जो इसके मुख्य विचारों, इसकी लोकप्रियता के कारणों और हाँ, इस पर हुई आलोचनाओं सब पर रोशनी डालती हैं। तो हमारा मकसद है इस किताब के सार को समझना। भाई, आखिर क्यों ये किताब इतनी प्रभावशाली हुई और क्या वाकई इसमें जो रास्ते बताए हैं वो सभी के लिए हैं? सही बात है। सच कहूं तो पैसे को लेकर सलाहें तो हमें बचपन से ही अलग अलग मिलती हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ घर वाले कहते हैं खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, दूसरी तरफ कोई कहता है नौकरी नहीं, अपना काम करो। ये किताब इसी दुविधा के बीच खड़ी नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस किताब की बुनियादी इसी कॉन्ट्रास्ट पर है, दो पिता दो अलग सोच। कियोसाकी अपने पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे, पढ़े लिखे, हाँ, उनकी असली पढ़े लिखे पिता, और रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे मगर अमीर। उनके नजरिए का फर्क दिखाते हैं। अच्छा। एक पिता पारंपरिक रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, अच्छी शिक्षा लो, सुरक्षित नौकरी करो, पेंशन का इंतजाम हो। जो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, और दूसरे कहते हैं भाई नौकरी पर निर्भर मत रहो, संपत्ति बनाओ, पैसे से पैसा कमाना सीखो। तो बिल्कुल उल्टी बात है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात ये है, और समीक्षा भी यही कहती है, कि ये किताब सिर्फ अमीर कैसे बने इसके नुस्खे नहीं देती। अच्छा। तो फिर क्या है? ये उससे कहीं ज्यादा मानसिकता, मतलब माइंडसेट बदलने पर जोर देती है। ये सिखाती है कि पैसे को देखना कैसे है, उसके बारे में सोचना कैसे है। तो चलिए इस माइंडसेट को थोड़ा और समझते हैं। किताब के केंद्र में ये दो पिता हैं। पुअर डैड अकादमिक रूप से सफल, सरकारी नौकरी में थे शायद। हाँ, ऊंचे पद पर थे, लेकिन हमेशा पैसों की कुछ तंगी सी रहती थी। वो मेहनत, जॉब सिक्योरिटी और डिग्री को सफलता की कुंजी मानते थे। ठीक है। और दूसरी तरफ रिच डैड जिन्होंने शायद 8वीं भी पास नहीं की थी, लेकिन व्यापार और निवेश से उन्होंने बहुत संपत्ति बनाई। वाह। उनका मंत्र था फाइनेंशियल एजुकेशन, रिस्क लेना सीखो और संपत्ति जमा करो। ये अपने आप में पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। बिल्कुल, यहीं से पहला सबक शुरू होता है शायद। हाँ, और यही किताब का पहला बड़ा सबक छिपा है जो सोच को झकझोरता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते? ये कैसे? मतलब मेहनत नहीं करते? नहीं, मेहनत तो करते हैं, पर उनका लक्ष्य सिर्फ तनख्वाह पाना नहीं होता। अच्छा। देखिए, गरीब और मध्यम वर्ग अपना समय और मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं, यानी वो पैसे के लिए काम करते हैं। जबकि अमीर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां उनका पैसा, उनकी संपत्ति उनके लिए काम करती है। उनके लिए काम करती है? हाँ, चाहे वे खुद एक्टिवली काम ना भी कर रहे हों, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या कोई बिजनेस जो खुद ब खुद चल रहा है, पैसा बना रहा है। ओहो, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने या प्रमोशन पाने से बात नहीं बनेगी। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जहां पैसा हमारे लिए मेहनत करें। एग्जैक्टली। और यहीं से दूसरा सबक जुड़ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता का महत्व। फाइनेंशियल लिटरेसी? कियोसाकी कहते हैं कि स्कूलों में हमें पढ़ना लिखना तो सिखाया जाता है, पर पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। सही बात है। हम कमाना सीखते हैं, पर उसे संभालना और बढ़ाना नहीं सीखते। इसमें सबसे जरूरी है एसेट्स, यानी संपत्ति, और लायबिलिटीज, यानी देनदारियों के बीच का फर्क समझना। एसेट्स और लायबिलिटीज, ये टर्म्स तो सुने हैं। कियोसाकी कैसे समझाते हैं इन्हें? कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। पैसा डालती है जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक, बॉन्ड, जिससे डिविडेंड या ब्याज मिले, या किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस से होने वाला मुनाफा, या कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़े। ठीक है। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे होम लोन की किश्तें, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या कोई ऐसी महंगी चीज जिसके रखरखाव पर लगातार खर्च होता रहे। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अमीर बनने के लिए संपत्ति खरीदनी है और देनदारियों से बचना है। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है। सिद्धांत सिंपल है, पर अमल करना मुश्किल। समीक्षा बताती है कि कई लोग अनजाने में लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। जैसे बड़ा घर ले लिया लोन पर, या महंगी कार। ये उनके खर्च बढ़ाते हैं, इनकम नहीं। यही फाइनेंशियल लिटरेसी काम आती है, ये समझने में कि कौन सी चीज आपको अमीर बनाएगी और कौन सी गरीब। समझ गया।
मतलब असली खेल खर्च कम करने का उतना नहीं जितना इनकम बढ़ाने वाली संपत्ति बनाने का है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? दूसरों के मामलों में दखल ना देना। हाँ, नहीं, वो मतलब नहीं है यहाँ इसका मतलब है कि अपनी नौकरी यानी प्रोफेशन के साथ साथ अपने बिजनेस पर भी ध्यान दो। अपने बिजनेस पर? हाँ, आपका बिजनेस आपकी संपत्ति है जो आपकी आय का स्रोत बनता है। कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। वो सलाह देते हैं कि नौकरी करते हुए भी साइड में अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। साइड में कैसे? ये आपका अपना छोटा बिजनेस हो सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकता है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना, जैसे कोई किताब लिखकर या कोई आविष्कार करके। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एसेट है? हाँ, मूल विचार है आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, खासकर आज के समय में। अब आते हैं चौथे सबक पर, जो टैक्स और कॉर्पोरेशंस की बात करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी है पर इम्पॉर्टेंट है। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स कानूनों को समझते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वो अक्सर कॉर्पोरेशंस या कंपनियां बनाकर काम करते हैं। कॉर्पोरेशंस मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां? जरूरी नहीं कि बड़ी हो, छोटी कंपनियां भी हो सकती हैं। मुद्दा ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी एक लीगल एंटिटी के तौर पर बिजनेस चलाना टैक्स बचाने और संपत्ति को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। कैसे? देखिए, जो कर्मचारी हैं वो पहले कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और जो बचता है उससे खर्च करते हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि बिजनेस मालिक खासकर कॉर्पोरेशन के जरिए पहले कमाते हैं, फिर बिजनेस के खर्चे दिखाते हैं और जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ओह, तो खर्च पहले टैक्स बाद में। एक तरह से कियोसाकी का तर्क है कि फाइनेंशियल सिस्टम अमीरों के पक्ष में थोड़ा झुका हुआ है और नियमों को समझकर ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और कानून की बेसिक समझ होनी चाहिए। ये हमें दिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे बचाना और ये लीगल दांव पेच समझना भी जरूरी है। अच्छा, तो ये सिस्टम को समझना वाली बात है। अब पांचवा सबक तो और भी क्रांतिकारी लगता है। अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब है? क्या वो नोट छापते हैं? नहीं, नोट तो सरकारी छापती है। यहाँ पैसा बनाने का मतलब है अवसर बनाना या पहचानना जहाँ दूसरे नहीं देख पाते। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द पहले भी आया था। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? जरूर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे बनाने, संभालने और बढ़ाने की काबिलियत। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बुद्धि है। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उसे सस्ते में खरीदा, ठीक करवाया और महंगे में बेच दिया, या मार्केट में कोई प्रॉब्लम देखी, उसका सल्यूशन निकाला और एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया। अच्छा, अमीर लोग सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं ढूंढते, वो सक्रिय रूप से सौदे यानी डील्स बनाते हैं। वो मोल भाव करते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और जरूरत पड़ने पर सोचे समझे जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क? हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि पैसा दिमाग से बनता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। इसके लिए क्रिएटिविटी और करेज मतलब साहस चाहिए। यानी अवसरों को पहचानना और उन्हें हकीकत में बदलना। ये स्किल तो वाकई सीखने लायक है। बिल्कुल। और अब छठा और आखिरी सबक, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? काम तो पैसे के लिए ही करते हैं सब। पारंपरिक सोच तो यही कहती है, लेकिन कियोसाकी का नजरिया अलग है। उनका कहना है कि करियर की शुरुआत में या जब आप नई चीजें सीख रहे हो तो सिर्फ सैलरी पर फोकस मत करो। तो किस पर करें? ऐसी नौकरियां या प्रोजेक्ट चुनो जहां तुम्हें मूल्यवान कौशल मतलब स्किल सीखने को मिले, भले ही पैसा थोड़ा कम क्यों ना हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये स्किल्स ही भविष्य में तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेंगी। कौन सी स्किल्स? समीक्षा के अनुसार कियोसाकी सेल्स और मार्केटिंग पर बहुत जोर देते हैं। बेचने की कला? हाँ, क्योंकि आपको अपने आइडिया बेचने आने चाहिए। फिर कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, नेगोशिएशन यानी मोल भाव करना, लीडरशिप यानी टीम संभालना, और हाँ, इन्वेस्टमेंट की समझ। ये स्किल्स आपको पैसे कमाने की मशीन बनाते हैं एक तरह से। ये तो लॉन्ग टर्म सोच हुई। आज की स्किल कल की कमाई बनेगी। बिल्कुल। अब जरा किताब की शैली और उसके असर पर बात करते हैं। समीक्षा कहती है कि ये बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। हाँ, और शायद यही इसकी जबरदस्त सफलता का एक बड़ा राज है। ये कोई एकेडमिक किताब नहीं है,
भाषा बिल्कुल आम बोलचाल वाली है। कियोसाकी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने अनुभवों का, रिच डैड पुअर डैड की बातचीत का, और इनके जरिए मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं। मतलब थ्योरी कम, कहानी ज्यादा। हाँ, इसमें भारी भरकम चार्ट या ग्राफ नहीं है, बल्कि प्रेरणादायक बातें हैं, सोचने पर मजबूर करने वाले विचार ज्यादा हैं। इसीलिए ये उन लोगों को भी पसंद आती है जिन्हें फाइनेंस का फ भी नहीं पता। तभी इतनी बिकी है। समीक्षा के अनुसार दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। 4 करोड़, ये वाकई अविश्वसनीय आंकड़ा है ना? बिल्कुल। और इसने सिर्फ किताबों की एक पूरी सीरीज ही नहीं दी, बल्कि सेमिनार, वर्कशॉप, यहाँ तक कि कैश फ्लो नाम का एक बोर्ड गेम भी पॉपुलर किया। हाँ, कैश फ्लो गेम सुना है उसके बारे में। वो लोगों को खेल खेल में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिखाता है। लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि इसने लाखों लोगों को जगाया, उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि देखो, तुम अपनी आर्थिक स्थिति के खुद जिम्मेदार हो और इसे बदल सकते हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस किताब की ताकत क्या है समीक्षा के हिसाब से? पहली बात, जैसा हमने कहा, ये मानसिकता बदलती है। कर्मचारी वाली सोच से निवेशक या मालिक वाली सोच की तरफ ले जाती है। ठीक है। दूसरी ताकत, ये एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझा देती है। तीसरी, ये बहुत मोटिवेटिंग है, लोगों में उम्मीद जगाती है कि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और चौथी, इसकी सरल भाषा इसे आम पाठक तक पहुंचाती है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ। समीक्षा में इसकी आलोचनाओं का भी जिक्र है, उन पर भी बात करना जरूरी है ताकि एक बैलेंस नजरिया मिले। हाँ बिल्कुल। एक मुख्य आलोचना ये है कि किताब क्यों पर ज्यादा जोर देती है, कैसे पर कम। मतलब ये बताती है कि अमीर बनना क्यों जरूरी है या निवेशक की तरह सोचना क्यों चाहिए, पर ये ठीक नहीं बताती कि कौन से स्टॉक खरीदें या बिजनेस कैसे शुरू करें। इसमें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की कमी महसूस होती है। यानी मोटिवेशन तो भरपूर है, पर एक्शन प्लान मिसिंग है। कुछ हद तक कह सकते हैं। दूसरी आलोचना है ओवर सिंप्लीफिकेशन, यानी अति सरलीकरण। अच्छा, आलोचक कहते हैं कि असल दुनिया में निवेश और व्यापार कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की होते हैं जितना किताब में दिखाया गया है। सिर्फ एसेट लायबिलिटी समझ लेना काफी नहीं है। ये भी पॉइंट है। तीसरी आलोचना इसकी कहानियों की सच्चाई पर है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ये जो रिच डैड का किरदार है, वो कितना वास्तविक है और कितना काल्पनिक। हाँ, ये सवाल तो उठता है क्योंकि कियोसाकी ने उनकी पहचान कभी साफ नहीं की। एग्जैक्टली। क्या जो सफलता की कहानियां बताई गई हैं, वो थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं? ये सवाल बना रहता है। ये तो गंभीर सवाल है। और कोई आलोचना? एक और चिंता है कि ये किताब लोगों को जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसा सकती है, बिना पूरी तैयारी या समझ के। अच्छा। हाँ, वो बस शुरू कर दो वाला रवैया खतरनाक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ हम सिर्फ समीक्षा में दर्ज आलोचनाएं बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है। ठीक है, तो हमने फायदे और नुकसान दोनों पहलू देखे। अंत में समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? रेकमेंड करती है समीक्षा? समीक्षा इसे एक टेक्स्ट बुक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट मैनुअल कहती है। माइंडसेट मैनुअल? हाँ, ये आपको शायद ये ना सिखाए कि इन्वेस्ट कैसे करें, पर ये सिखाएगी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना कैसे है। ये आपकी पैसे को लेकर जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उनको चैलेंज करेगी। समीक्षा के अनुसार ये किताब उन लोगों के लिए बेहतरीन शुरुआत है जो फाइनेंस की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, अपनी सोच बदलना चाहते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव रखना चाहते हैं। शायद इसीलिए समीक्षा में इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए गए हैं। 4.5 स्टार्स काफी अच्छा स्कोर है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये किताब पारंपरिक शिक्षा और करियर के रास्ते पर सवाल उठाती है और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक वैकल्पिक सोच पेश करती है। संपत्ति बनाने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की सोच। हाँ, इसका सार यही है, कर्मचारी वाली मानसिकता से मालिक या निवेशक वाली मानसिकता की ओर बढ़ना। ये आपको अपनी आर्थिक जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए प्रेरित करती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। देखिए, हर किसी की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी जरूरतें होती हैं। बिल्कुल। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प होगा कि किसी के लिए पुअर डैड की सुरक्षित राह बेहतर है या रिच डैड की जोखिम भरी पर शायद ज्यादा फायदेमंद राह। ये तो व्यक्तिगत चुनाव है। हाँ, और अगर कोई रिच डैड की सलाह मानकर अपना काम से काम रखना चाहता है, मतलब अपनी संपत्ति बनाना चाहता है, तो उसके लिए आज की तारीख में पहला छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है?
शायद इस पर विचार करना इस चर्चा का सही अंत होगा।